नमस्कार। मानव शरीर सच में एक कमाल की मशीन है और आज हम इसके एक बहुत ही पेचीदा लेकिन महत्वपूर्ण सिस्टम की गहराई में उतर रहे हैं। मानव प्रजनन प्रणाली। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है, कुछ नोट्स हैं, लेख हैं। तो आज हम इसी जानकारी को खंगालेंगे और कोशिश करेंगे कि मुख्य बातें और रोचक तथ्य सामने लाएं। बिल्कुल, और इससे इस जटिल विषय को समझना आसान हो जाएगा। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले दो बहुत बुनियादी बातें समझ लेते हैं। मनुष्य जो है वो जरायुज मतलब विविपेरस होते हैं। विविपेरस? हाँ, यानी बच्चे का विकास माँ के शरीर के अंदर गर्भाशय में होता है और जन्म के समय वो एक विकसित शिशु होता है। जैसे कि पक्षी अंडे देते हैं, हम सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात? और दूसरी, हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल हैं, मतलब नर और मादा प्रजनन अंग अलग अलग व्यक्तियों में होते हैं। सीधा सा है। ठीक। तो चलिए पुरुष प्रजनन प्रणाली से ही शुरू करते हैं। इसमें सुना है दो तरह के अंग होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। हाँ, सही। प्राथमिक और सहायक या द्वितीयक कह सकते हैं। प्राथमिक अंग वो है जहाँ मतलब असल काम होता है, युग्मक यानी शुक्राणु बनते हैं और मुख्य पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन बनता है। और पुरुषों में ये काम वृषण यानी टेस्टीज करते हैं। बिल्कुल, इन्हें गोनैड भी कहते हैं। वृषण का काम है शुक्राणु बनाना और टेस्टोस्टेरॉन बनाना। मेरे पास नोट्स में है कि ये वृषण शरीर के बाहर एक थैली में होते हैं, वृषण कोश या स्क्रोटम कहते हैं उसे। पर ये शरीर के अंदर क्यों नहीं होते, मतलब बाहर क्यों? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका कारण बड़ा दिलचस्प है। शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, उसे शरीर के सामान्य तापमान जो करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे थोड़ा कम तापमान चाहिए। ओह, हाँ, तो वृषण कोश शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ठंडा रहता है और ये कम तापमान शुक्राणुओं के ठीक से विकास के लिए जरूरी है। अगर ये पेट के अंदर होते तो शुक्राणु ठीक से बन ही नहीं पाते। अच्छा, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है प्रकृति की, है ना? तापमान नियंत्रण बहुत जरूरी है यहाँ। ठीक है। और वृषण के अंदर क्या होता है? नोट्स में लिखा है कि बहुत सारी नलिकाएं जैसी होती हैं। हाँ, बिल्कुल। हर वृषण में करीब 250 छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें वृषण पालिकाएं या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर पाली के अंदर 1 से 3 बहुत ही महीन एकदम घुमावदार नलिकाएं होती हैं। ये हैं शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। शुक्रजनक नलिकाएं, यही शुक्राणु बनते हैं। सही पकड़ा। इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणु बनते हैं और इन नलिकाओं के बीच की जो जगह होती है ना, उसमें खास कोशिकाएं होती हैं, लेडिक कोशिकाएं। ये टेस्टोस्टेरॉन बनाती हैं। अच्छा, लेडिक कोशिकाएं। और नलिकाओं के अंदर भी कुछ होता है? हाँ, नलिकाओं के अंदर होती हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकास कर रहे शुक्राणुओं को पोषण देती हैं, उनकी मदद करती हैं। एक तरह से नर्स सेल्स कह सकते हैं इनको। नर्स सेल्स, ठीक है, समझ गया। तो शुक्राणु इन नलिकाओं में बन गए। अब उनका आगे का सफर, यहीं पर वो सहायक अंगों की भूमिका आती होगी। एकदम सही। बनने के बाद शुक्राणु एक पूरे रास्ते से गुजरते हैं। शुक्राणु जनक नलिकाएं पहले एक जाल जैसी संरचना में खुलती हैं जिसे रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस? हाँ, रेटे टेस्टिस। फिर वहां से पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, शुक्र अपवाहिकाएं या वासा इफ्रेंशिया, जो शुक्राणुओं को अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस तक ले जाती हैं। अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, हाँ, ये नाम सुना है। ये तो बहुत लंबी एकदम लिपटी हुई नली होती है ना? हाँ, अगर आप इसे सीधा खोलें तो ये करीब 6 मीटर यानी लगभग 20 फीट लंबी होगी। ये वृषण के पीछे ही चिपकी रहती है। 20 फीट? बाप रे। हाँ, और यहाँ शुक्राणु सिर्फ गुजरते नहीं हैं, बल्कि वे यहाँ परिपक्व होते हैं। अच्छा। मैच्योर होते हैं, उनमें तैरने की क्षमता आती है। ये उनका ट्रेनिंग सेंटर है एक तरह से, और वे यहाँ कुछ हफ्तों तक स्टोर भी रह सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पूरी तैयारी होती है। इसके बाद कहाँ जाते हैं शुक्राणु? ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वे अधिवृषण से निकलकर एक और लंबी नली में जाते हैं जिसे शुक्रवाहक या वैस डेफरेंस कहते हैं। ये नली ऊपर जाती है, पेट के निचले हिस्से से घूमकर मूत्राशय के पीछे पहुंचती है। मूत्राशय के पीछे? हाँ, और वहां ये शुक्राशय या सेमिनल ग्लैंड से आने वाली नली के साथ मिल जाती है और मिलकर बनाती है स्खलन वाहिनी या एजैक्यूलेटरी डक्ट।
छोटी सी नली होती है ये। और ये स्खलन वाहिनी फिर मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा में खुलती है। ये वही मूत्र मार्ग है जिससे पेशाब भी बाहर आता है। जी हाँ, पुरुषों में मूत्रमार्ग, पेशाब और वीर्य यानी सीमेन दोनों के लिए एक ही रास्ता है, कॉमन पैसेज। ये मूत्रमार्ग फिर शिश्न या पेनिस से होकर गुजरता है और शरीर से बाहर खुल जाता है। शिश्न की बात करें तो इसमें कुछ खास ऊतक होते हैं जो उत्तेजना में मदद करते हैं। हाँ, शिश्न में विशेष स्पंजी ऊतक होते हैं। जब यौन उत्तेजना होती है तो इनमें खून भर जाता है, जिससे ये सख्त हो जाता है, जिसे इरेक्शन कहते हैं। और ये वीर्य को मादा प्रजनन पथ में पहुंचाने यानी वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन में मदद करता है। आपने शुक्राशय का जिक्र किया था अभी। हाँ, और प्रोस्टेट ग्रंथि भी होती है। ये सब सहायक ग्रंथियां हैं। इनका क्या काम है? हाँ, ये सहायक ग्रंथियां बहुत जरूरी हैं। ये वो तरल पदार्थ बनाती हैं जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य या सीमेन बनाते हैं। शुक्राशय, जिन्हें सेमिनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये वीर्य का लगभग 60% हिस्सा बनाते हैं। 60%? हाँ, काफी ज्यादा है। हाँ, और इनके तरल में फ्रुक्टोज नाम की शुगर होती है जो शुक्राणुओं को एनर्जी देती है। साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं जो मादा प्रजनन पथ में संकोचन पैदा करके शुक्राणुओं की यात्रा में थोड़ी मदद करते हैं। अच्छा। और प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का करीब 30% हिस्सा बनाती है। इसका स्राव थोड़ा अम्लीय होता है, एसिडिक। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखते हैं और वीर्य को एकदम से जमने से रोकते हैं। और एक और छोटी ग्रंथि का नाम भी है नोट्स में, बल्बोयूरेथ्रल। हाँ, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां या कूपर्स ग्लैंड्स, ये मटर के दाने जितनी छोटी होती हैं और मैथुन से ठीक पहले क्षारीय एल्कलाइन तरल छोड़ती हैं। इसका काम है मूत्र मार्ग में अगर पेशाब की कोई एसिडिटी बची हो तो उसे न्यूट्रलाइज करना और स्नेहन मतलब ल्यूब्रिकेशन देना। तो ये सारे तरल मिलकर वीर्य बनाते हैं? हाँ, शुक्राणु और इन सभी सहायक ग्रंथियों के स्राव मिलकर वीर्य या सीमन बनाते हैं। ये मिश्रण शुक्राणुओं को पोषण देता है, उन्हें तैरने में मदद करता है और मादा प्रजनन पथ के वातावरण से बचाता है। हमारे स्रोत में फ्रुक्टोज के बारे में एक फॉरेंसिक बिंदु का भी उल्लेख है, वो क्या है? हाँ, वो ये है कि मानव शरीर में फ्रुक्टोज मुख्य रूप से शुक्राशय में ही बनता है और कहीं नहीं। इसलिए दुर्भाग्यवश यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में अगर वीर्य का नमूना मिलता है तो उसमें फ्रुक्टोज की मौजूदगी एक पुख्ता सबूत हो सकता है कि वो वीर्य ही है। ये इसकी एक खासियत है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अच्छा, और पुरुषों में ये सारे बदलाव, ये पूरी प्रणाली सक्रिय कब होती है? मतलब यौवन आरंभ, प्यूबर्टी के समय? हाँ, प्यूबर्टी के दौरान आमतौर पर 13 से 16 साल की उम्र के बीच टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिससे आवाज भारी होती है, शरीर पर चेहरे पर बाल आते हैं, मांसपेशियों का विकास होता है और सबसे जरूरी वृषण में शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थी पुरुष प्रणाली की बात। अब आते हैं महिला प्रजनन प्रणाली पर। यहाँ प्राथमिक अंग कौन सा है? महिलाओं में प्राथमिक प्रजनन अंग है अंडाशय यानी ओवरी। महिलाओं में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, मतलब 2। ये पेट के निचले हिस्से में गर्भाशय यानी यूट्रस के दोनों तरफ होते हैं। और इनका काम? इनका काम है मादा युग्मक यानी अंडाणु या ओवम बनाना, जिसे आम भाषा में एग कहते हैं, और साथ ही मुख्य महिला हार्मोन बनाना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अंडाशय के अंदर क्या होता है? जैसे पुरुषों में नलिकाएं थीं, यहाँ क्या है? यहाँ नलिकाएं नहीं बल्कि छोटी छोटी थैलियों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें पुटिका या फॉलिकल कहते हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जन्म के समय ही एक लड़की के अंडाशय में लाखों ऐसी अपरिपक्व इमैच्योर पुटिकाएं मौजूद होती हैं। जन्म के समय से ही लाखों? हाँ, लाखों। लेकिन यौवनारंभ के बाद हर महीने इनमें से कुछ पुटिकाएं विकसित होना शुरू होती हैं, पर आमतौर पर सिर्फ एक ही पुटिका पूरी तरह से परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, और उसमें से एक अंडाणु बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन, ठीक है। तो अंडाणु अंडाशय से बाहर आ गया, फिर कहाँ जाता है? अंडाशय के ठीक पास में ही अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब का सिरा होता है। ये ट्यूब लगभग 10-12 सेंटीमीटर लंबी होती है और गर्भाशय तक जाती है। फिलोपियन ट्यूब का अंडाशय के पास वाला सिरा थोड़ा झालरदार होता है, फिम्ब्रिएटेड कहते हैं। वो अंडाणु को पकड़कर ट्यूब के अंदर खींच लेता है। अच्छा, और फिर अंडाणु इस फिलोपियन ट्यूब से गुजरता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्यों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, मतलब शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, वो ज्यादातर इसी फिलोपियन ट्यूब में होता है।
फिलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में नहीं? नहीं, आमतौर पर फिलोपियन ट्यूब में ही। अगर निषेचन हो जाता है तो वो निषेचित अंडाणु, जिसे अब युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, वो फिलोपियन ट्यूब से यात्रा करता हुआ गर्भाशय यानी यूटरस में पहुंचता है। गर्भाशय, जिसे गर्भ भी कहते हैं। हाँ, गर्भ या वूम्ब। ये एक खोखला अंग है, नाशपाती के आकार का। इसकी दीवारें काफी मोटी और मांसपेशियों वाली होती हैं। यहीं पर वो निषेचित अंडाणु, जो अब भ्रूण बन रहा होता है, वो आकर चिपक जाता है, यानी प्रत्यारोपित होता है, इम्प्लांट होता है। और फिर यहीं पूरे 9 महीने तक विकसित होता है। बिल्कुल। गर्भाशय की जो सबसे अंदरूनी परत होती है, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये हर महीने हार्मोन के असर से मोटी होती है, ताकि अगर भ्रूण आए तो उसे पोषण दे सके और उसे संभाले रख सके। गर्भाशय नीचे की तरफ किस में खुलता है? गर्भाशय नीचे एक संकरे रास्ते से जुड़ा होता है, जिसे ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, और ये ग्रीवा फिर योनि यानी वजाइना में खुलती है। योनि? हाँ, योनि एक मांसपेशीय नली है जो शरीर से बाहर तक जाती है। इसके कई काम हैं। मैथुन के दौरान ये शुक्राणु ग्रहण करती है। मासिक धर्म का जो रक्त होता है वो इसी रास्ते से बाहर आता है, और प्रसव के समय बच्चे के जन्म का मार्ग भी यही बनती है, ये हो जाती है। और इस अम्लता का फायदा ये है कि ये अम्लीय वातावरण कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और यीस्ट इन्फेक्शन को पनपने से रोकता है। एक तरह से ये प्राकृतिक सुरक्षा है। हाँ, ये अम्लता शुक्राणुओं के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है, लेकिन जैसा हमने बात की थी, वीर्य का जो तरल होता है वो क्षारीय, अल्कलाइन होता है, तो वो इस अम्लता को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे शुक्राणु सुरक्षित आगे बढ़ सकें। अच्छा, ये संतुलन भी जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं बाहरी जननांगों की। इसमें क्या क्या आता है, और स्रोत में क्लिटोरिस और पुरुष शिश्न की कोई समानता बताई गई है? भग या वल्वा कहते हैं। इसमें त्वचा के कुछ वलन फोल्ड्स होते हैं। लेबिया मेजोरा बाहरी बड़े वलन, और लेबिया मिनोरा भीतरी छोटे वलन। ऊपर की तरफ वसा का एक उभार होता है, मॉन्स प्यूबिस, जहां यौवनारंभ के बाद बान उगते हैं। और लेबिया मिनोरा जहां आगे मिलती हैं, वहां एक छोटी बेलनाकार बहुत संवेदनशील संरचना होती है, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस? हाँ, ये यौन उत्तेजना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो समानता की बात आप कर रहे हैं वो ये है कि भ्रूण के विकास के दौरान जिस शुरुआती संरचना से पुरुषों में शिश्न बनता है, उसी संरचना से महिलाओं में क्लिटोरिस बनता है। तो ये दोनों अंग समरूप यानी होमोलॉगस हैं। ओह, ये दिलचस्प है। होमोलॉगस, ठीक है। महिला प्रणाली में सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं? स्तन ग्रंथियों का क्या रोल है? मुख्य सहायक ग्रंथियां हैं बार्थोलिन ग्रंथियां। ये योनि के द्वार के दोनों तरफ होती है, और यौन संबंध के दौरान स्नेहन लुब्रिकेशन के लिए श्लेष्म या म्यूकस स्रावित करती हैं। और स्तन ग्रंथियां? स्तन ग्रंथियां यानी मैमरी ग्लैंड्स तकनीकी रूप से तो त्वचा की ही ग्रंथियां हैं, लेकिन इनका प्रजनन से गहरा संबंध है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन के प्रभाव से ये विकसित होती हैं, और प्रसव के बाद इनमें दूध बनने लगता है, लैक्टेशन। ये दूध नवजात शिशु के लिए पोषण का सबसे बेहतरीन स्रोत है। ठीक है। और महिलाओं में यौवनारंभ कब होता है? पुरुषों से पहले या बाद में? और क्या बदलाव आते हैं? महिलाओं में यौवनारंभ आमतौर पर पुरुषों से थोड़ा पहले शुरू होता है, लगभग 10 से 14 साल की उम्र के बीच। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिससे स्तनों का विकास होता है, शरीर में वसा का जमाव बदलता है, जैसे कूल्हे चौड़े होते हैं, बगल में और जघन क्षेत्र में बाल उगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अंडाशय से अंडाणु निकलना यानी अंडोत्सर्ग शुरू होता है, और मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। तो ये हार्मोन यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पुरुष और महिला दोनों ही प्रणालियों में हार्मोन का नियंत्रण कमाल का है। आप कह सकते हैं कि ये हार्मोन एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि हर प्रक्रिया सही समय पर और सही तरीके से हो। ये कौन कौन से मुख्य हार्मोन हैं और इनका काम क्या है संक्षेप में? देखिए, दिमाग में हमारी एक ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। वहां से 2 मुख्य हार्मोन निकलते हैं जो प्रजनन को कंट्रोल करते हैं, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH और LH? हाँ, महिलाओं में FSH अंडाशय में पुटिकाओं के विकास को बढ़ाता है, और ये विकसित होती पुटिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती हैं।
एस्ट्रोजन गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम को मोटा करता है, उसे गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। और LH? ही LH सर्ज अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन करवाता है। पुटका फटती है और अंडाणु बाहर निकलता है। अच्छा, तो LH ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है। हाँ, मुख्य रूप से। और ओव्यूलेशन के बाद वो जो फटी हुई पुटिका बच जाती है, वो LH के असर से ही कॉर्पस लूटियम नाम की एक अस्थायी ग्रंथि में बदल जाती है। और ये कॉर्पस लूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन? हाँ, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की मोटी हुई परत को बनाए रखता है ताकि अगर निषेचन हो जाए तो भ्रूण वहां आकर चिपक सके। पुरुषों में भी FSH और LH काम करते हैं। FSH शुक्राणु गमने में मदद करता है और LH लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये पूरा सिस्टम हार्मोन्स के आपसी तालमेल पर चलता है। वाकई काफी जटिल नियंत्रण है। तो ये हार्मोन प्रजनन की अलग-अलग घटनाओं को नियंत्रित करते हैं। स्रोत में 7 मुख्य घटनाओं का जिक्र है: युग्मक जनन, वीर्यसेचन, निषेचन, आरोपण, गर्भकाल, प्रसव और स्तनपान। क्या हम युग्मक जनन यानी शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को थोड़ा और समझ सकते हैं? ये कैसे होता है? जरूर। युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, इसमें 2 प्रक्रियाएं आती हैं, शुक्राणु जनन और अंड जनन। शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस पुरुषों में यौवनारंभ से शुरू होता है और लगभग पूरी जिंदगी चलता रहता है। पूरी जिंदगी? हाँ, कम हो सकता है उम्र के साथ, लेकिन बंद नहीं होता आमतौर पर। इसमें एक मूल जर्म कोशिका होती है, स्पर्मेटोगोनियम। उसमें पहले माइटोसिस होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है, और अंत में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 शुक्राणु यानी स्पर्म बनते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 1 से 4 शुक्राणु, ठीक है। और महिलाओं में? अंडजनन? अंडजनन यानी oogenesis महिलाओं में इससे काफी अलग है। पहली बात, ये प्रक्रिया जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। जब लड़की भ्रूण अवस्था में ही होती है, तभी उसके अंडाशय में मूल कोशिकाएं ओगोनिया बन जाती हैं। जन्म से पहले? हाँ, और जन्म के समय तक ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में आकर रुक जाती हैं। इन्हें प्राथमिक ओसाइट कहते हैं। फिर यौवनारंभ के बाद हर महीने हार्मोन के प्रभाव से इनमें से कोई एक प्राथमिक ओसाइट अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा करती है। हर महीने सिर्फ एक? हाँ, आमतौर पर एक। और इस विभाजन से 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। एक बड़ी कोशिका, जिसे द्वितीयक ओसाइट कहते हैं, यही आगे चलकर अंडाणु बनेगा, और एक बहुत छोटी कोशिका, जिसे पहली पोलर बॉडी कहते हैं। ये पोलर बॉडी ज्यादातर नष्ट हो जाती है। अच्छा, और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि कोई शुक्राणु इस द्वितीयक ओसाइट में प्रवेश न कर जाए। ओके। अगर शुक्राणु प्रवेश करता है, तभी ये दूसरा विभाजन पूरा होता है, जिससे एक परिपक्व अंडाणु यानी ओवम और एक और छोटी दूसरी पोलर बॉडी बनती है। तो मतलब एक मूल कोशिका ओगोनियम से अंत में सिर्फ एक ही काम का अंडाणु बनता है। बिल्कुल सही, जबकि शुक्राणु जनन में 1 से 4 बनते थे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों प्रक्रियाओं में। और महिलाओं में ये प्रक्रिया रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के आसपास लगभग 50 साल की उम्र में बंद हो जाती है। ये वाकई बहुत अलग है। ठीक है, तो युग्मक बन गए, फिर निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ये हमने बात की कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद क्या होता है? भ्रूण का विकास कैसे शुरू होता है? निषेचन के बाद बनता है युग्मनज यानी जाइगोट। ये एक सिंगल कोशिका होती है जिसमें नर और मादा दोनों के गुणसूत्र होते हैं। ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में ही विभाजित होना शुरू कर देता है। इस विभाजन को विदलन या क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज? हाँ, एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे। कुछ दिनों में ये कोशिकाओं का एक ठोस गोले जैसा बन जाता है, जिसे मोरूला कहते हैं। इसमें लगभग 16 कोशिकाएं होती हैं। मोरूला? सही। ये मोरूला सेलोपियन ट्यूब से यात्रा करता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद ये एक खोखली गेंद जैसी संरचना में बदल जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसमें बाहर की तरफ कोशिकाओं की एक परत होती है और अंदर कोशिकाओं का एक समूह। और यही ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से चिपकता है। आरोपण? हाँ, बिल्कुल। यही ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की तैयार एंडोमेट्रियम परत में धंस जाता है, उससे जुड़ जाता है।
इसी प्रक्रिया को आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये निषेचन के लगभग 6-7 दिन बाद होता है। आरोपण के बाद फिर गर्भकाल यानी गेस्टेशन शुरू होता है, 9 महीने का समय। हाँ, आरोपण के बाद वो जो ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं हैं वो तेजी से विभाजित होती हैं और अलग-अलग तरह की कोशिकाएं बनने लगती हैं। इनसे 3 मुख्य परतें बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हें जनन परतें कहते हैं। और इन्हीं से सारे अंग बनते हैं। सही। इन्हीं 3 परतों से शरीर के सभी अंग और ऊतक मतलब टिश्यूज विकसित होते हैं। ये प्रक्रिया ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। विकास बहुत तेजी से होता है। कुछ मुख्य पड़ाव बता सकते हैं इस विकास के? हाँ, जैसे पहले महीने के अंत तक दिल बन जाता है और धड़कना शुरू कर देता है। दूसरे महीने के अंत तक हाथ, पैर और उंगलियां बन जाती हैं। पहली तिमाही यानी पहले 3 महीने के अंत तक लगभग सभी मुख्य अंग जैसे लिवर, किडनी और बाहरी जननांग भी विकसित हो चुके होते हैं। अच्छा, 3 महीने में इतना कुछ? हाँ, 5वें महीने के आसपास बच्चा पेट में हिलना डुलना शुरू कर देता है। माँ उसे महसूस कर सकती है। सिर पर बाल आने लगते हैं। दूसरी तिमाही के अंत तक यानी करीब 24 हफ्तों में पूरे शरीर पर महीन बाल आ जाते हैं, पलकें बन जाती हैं और 9 महीने पूरे होते होते एक पूरी तरह से विकसित शिशु जन्म के लिए तैयार हो जाता है। इस पूरे विकास के दौरान बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा का क्या रोल है इसमें? प्लेसेंटा या अपरा एक कमाल का अंग है जो सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही बनता है। ये गर्भाशय की दीवार पर विकसित होता है और बच्चे से गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जुड़ा होता है। और ये करता क्या है? ये माँ और बच्चे के बीच एक तरह का ब्रिज है। माँ के खून से ऑक्सीजन और सारे पोषक तत्व प्लेसेंटा के जरिए गर्भनाल से होते हुए बच्चे तक पहुँचते हैं और बच्चे के शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो गर्भनाल और प्लेसेंटा के रास्ते माँ के खून में वापस चले जाते हैं ताकि माँ का शरीर उन्हें बाहर निकाल सके। तो ये एक्सचेंज का काम करता है? हाँ, एक्सचेंज का। और सिर्फ यही नहीं, प्लेसेंटा बहुत सारे जरूरी हार्मोन भी बनाता है जैसे HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ये हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने और बच्चे के सही विकास के लिए जरूरी होते हैं। समझ गए। तो प्लेसेंटा बहुत महत्वपूर्ण है। अब 9 महीने पूरे हो गए, बच्चा तैयार है। तो प्रसव यानी पाचुरेशन, बच्चे का जन्म कैसे होता है? ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? प्रसव भी एक जटिल हार्मोनल प्रक्रिया है। माना जाता है कि जब बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है तो बच्चे और प्लेसेंटा से कुछ ऐसे संकेत निकलते हैं जो माँ के शरीर में प्रसव की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इससे माँ के पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलना शुरू होता है। ऑक्सीटोसिन, ये नाम सुना है। हाँ, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, लेकिन प्रसव में इसका बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों मायोमेट्रियम में जोरदार संकुचन कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। इन्हीं संकुचनों को प्रसव पीड़ा या लेबर पेन कहते हैं। और ये संकुचन बच्चे को बाहर धकेलते हैं? बिल्कुल, ये संकुचन धीरे धीरे तेज और नियमित होते जाते हैं और हर संकुचन के साथ बच्चा नीचे की ओर सरकता है। दिलचस्प बात यह है कि संकुचन खुद और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाते हैं। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है। संकुचन, ऑक्सीटोसिन और तेज संकुचन और ऑक्सीटोसिन। जब तक बच्चा बाहर ना आ जाए या बर्थ कैनाल कहते हैं, से बाहर न धकेल दें। इसमें रिलैक्सिन नाम का एक और हार्मोन भी मदद करता है जो श्रोणि के लिगामेंट्स को थोड़ा ढीला करता है। बच्चे के जन्म के थोड़ी देर बाद प्लेसेंटा भी गर्भाशय से अलग होकर बाहर निकल जाता है। और फिर आता है स्तनपान, लैक्टेशन। हाँ, गर्भावस्था के अंत के आसपास ही माँ की स्तन ग्रंथियां दूध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है। प्रसव के तुरंत बाद जो पहले कुछ दिनों तक गाढ़ा पीला सा दूध आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम। हाँ, ये एंटीबॉडीज और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये नवजात शिशु को बहुत सारे संक्रमणों से लड़ने की ताकत देता है जिसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसीलिए ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और फिर सामान्य दूध बनने लगता है जो बच्चे के शुरुआती विकास के लिए सर्वोत्तम आहार है। ठीक है, तो ये हो गई प्रजनन की मुख्य घटनाएं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है और क्यों होता है? मासिक धर्म चक्र महिलाओं में यौवनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज तक होने वाले बदलावों का एक नियमित साइकिल है।
मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र के बीच होता है। और ये चक्र होता क्यों है? इसका मुख्य उद्देश्य है महिला के शरीर को हर महीने एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करना। अंडाणु का विकास और रिलीज और गर्भाशय की परत का तैयार होना, ये सब इसी चक्र का हिस्सा है। ये चक्र औसतन 28 दिन का होता है, लेकिन इसमें 21 से 35 दिन तक का वेरिएशन नॉर्मल माना जाता है। इसके मुख्य चरण क्या हैं? इसे समझने के लिए हम 4 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। पहला है मासिक स्राव चरण यानी मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसे आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। ये आमतौर पर 3 से 5 दिन तक चलता है। इसमें क्या होता है? इसमें गर्भाशय की जो अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम पिछले चक्र में मोटी हुई थी, वो टूटकर रक्त, श्लेष्म और कोशिकाओं के साथ योनि के रास्ते शरीर से बाहर निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले चक्र में अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, जिसके कारण कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो गया और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर एकदम गिर गया। इन हार्मोन्स के बिना एंडोमेट्रियम बनी नहीं रह पाती। अच्छा, तो ये पहला चरण हो गया। इसके बाद आता है पुटकीय चरण या फॉलिक्यूलर फेज। ये पीरियड्स खत्म होने के बाद शुरू होता है और लगभग 13वें दिन तक चलता है। इस दौरान पिट्यूटरी से निकला FSH हार्मोन अंडाशय में कुछ पुटिकाओं को विकसित होने के लिए उत्तेजित करता है। ये पुटिकाएं एस्ट्रोजन बनाना शुरू करती हैं। एस्ट्रोजन गिरने के बाद अब फिर से बढ़ना शुरू होता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत को दोबारा से मोटा और मजबूत बनाना शुरू करता है। साथ ही आमतौर पर इन विकसित हो रही पुटिकाओं में से एक पुटिका बाकियों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है और प्रमुख डोमिनेंट फॉलिकल बन जाती है। यही आगे जाकर अंडाणु रिलीज करेगी। फिर तीसरा चरण अंडोत्सर्ग। हाँ, ओव्यूलेशन। यह चक्र के लगभग बीच में करीब 14वें दिन होता है। जब एस्ट्रोजन का स्तर काफी बढ़ जाता है तो ये LH हार्मोन के एक बड़े उछाल LH सर्ज को प्रेरित करता है और यही LH सर्ज उस प्रमुख पुटिका को फाड़ देता है, जिससे द्वितीयक oocyte यानी अंडाणु बाहर निकल जाता है। और चौथा चरण? चौथा और आखिरी चरण है ल्यूटियल फेज। यह अंडोत्सर्ग के बाद शुरू होता है और अगले पीरियड्स के शुरू होने तक यानी लगभग 15वें दिन से 28वें दिन तक चलता है। ओव्यूलेशन के बाद जो फटी हुई पुटिका बचती है वो LH के असर से कॉर्पस ल्यूटियम नाम की एक पीली संरचना में बदल जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम, ये हमने पहले भी सुना था। हाँ, ये कॉर्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है और थोड़ा एस्ट्रोजन भी। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को और ज्यादा मोटा, ग्रंथिल और रक्तवाहिकाओं से भरपूर बनाता है, ताकि अगर निषेचन हो गया हो तो भ्रूण आकर आसानी से प्रत्यारोपित हो सके। और अगर निषेचन नहीं होता है तो? अगर निषेचन और आरोपण नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 10-12 दिनों में अपने आप नष्ट होने लगता है। इसके नष्ट होते ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्तर तेजी से गिर जाता है और जैसा हमने पहले कहा, इन हार्मोन्स के गिरते ही एंडोमेट्रियम टूट जाती है और मासिक स्राव यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ एक नया चक्र शुरू हो जाता है। और अगर निषेचन हो जाता है? अगर निषेचन होता है और भ्रूण एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित हो जाता है तो वो भ्रूण एक खास हार्मोन बनाता है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनोड्रोपिन। ये HCG कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट होने से बचाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है और प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहता है, जो गर्भावस्था को शुरुआती हफ्तों में बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। बाद में ये काम प्लेसेंटा संभाल लेता है। कमाल है, ये तो एक बहुत ही सटीक और नियंत्रित साइकिल है। हाँ, बिल्कुल। हार्मोन्स का गिरना और बढ़ना ही पूरे चक्र को नियंत्रित करता है। स्रोत सामग्री में अंत में यौन संचारित रोगों STDs का भी जिक्र है। बस नाम दिए हैं सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, हेपेटाइटिस बी। हाँ, ये जरूरी है कि प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते समय इनका भी ध्यान रखा जाए। ये बैक्टीरिया या वायरस से होने वाले संक्रमण हैं जो यौन संपर्क से फैलते हैं। इनके बारे में सही जानकारी और बचाव के तरीके अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। तो आज हमने पुरुष और महिला प्रजनन प्रणाली, युग्मक कैसे बनते हैं, निषेचन, गर्भावस्था, प्रसव, स्तनपान
और मासिक धर्म चक्र जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बात की। हाँ, और ये बातचीत दिखाती है कि ये प्रणाली कितनी जटिल है और हर हिस्सा, हर हार्मोन कितने समन्वय के साथ काम करता है ताकि जीवन आगे बढ़ सके। सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में भ्रूण के विकास के दौरान बनने वाली स्टेम कोशिकाओं का जिक्र था। आपने बताया कि इनमें शरीर का कोई भी अंग या ऊतक बनाने की क्षमता होती है। हाँ, स्टेम सेल्स में ये अद्भुत क्षमता होती है। तो प्रजनन के संदर्भ से अलग हटकर सोचें तो इस क्षमता के भविष्य में क्या उपयोग हो सकते हैं, जैसे बीमारियों के इलाज में, या इसके क्या नैतिक पहलू हो सकते हैं? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, विज्ञान और नैतिकता का ये संगम हमेशा सोचने पर मजबूर करता है।